अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुजूर, आपके दौरे हुकूमत में ही मोदी ने ये इक़दाम किया और उसके बाद आपने कोशिशें भी की। इमरान खान ने ख़ुद को कश्मीरियों का सफ़ीर भी कहा। ये क्या रीज़न है कि आपकी हुकूमत या पाकिस्तान मोदी को अगस्त 2019 के कदम को वापस लेने पर मजबूर न कर सका? कश्मीर के ऊपर जो इमरान खान की यूनाइटेड नेशंस की एक तकरीर है जिसमें कश्मीर का जो हिस्सा है, अगर वो ही सिर्फ दुनिया में दिखाया जाए और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी वो हिस्सा जितना हम चलाएं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो फिर उसमें खान साहब ने बिल्कुल ठीक वकालत की है कश्मीर के कॉज की, कश्मीरी लोगों की। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान है, और आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, पॉलिसी बनाना उनका काम होता है। और आपको भी इस बात का बखूबी इल्म है और हमें भी पता है हुकूमत में रहने के बाद कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, मैं खाली एक खास पाकिस्तान की बात नहीं करता, देयर आर इंटरेस्ट। अगर अमेरिका में अगर आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर आप ये समझें कि वो कोई उनका बड़ा फुटप्रिंट नहीं है और उनका बड़ा इंटरेस्ट नहीं है और वो अमेरिकी रियासत को बड़ी जंगों में उन्होंने नहीं धकेला अपने फायदे के लिए, यानी कि अफगानिस्तान, सीरिया और इराक और सारी जगह, तो वो एक यानी कि वो अपने आप से बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बड़े सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन पॉलिसी की जो डिसीजन होती है वो हमेशा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत में जो होते हैं वो देते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूं कि एक क्लियर कट पॉलिसी बयान दिया था खान साहब ने यूक्रेन के ऊपर एज प्राइम मिनिस्टर कि हम इस जंग में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे, ना हम रशिया का साथ देंगे ना यूक्रेन का, हम सालिस का किरदार अदा करेंगे और हम बीच में बैठेंगे। मैं आपसे एक बात और शेयर कर देता हूं कि जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कॉल आया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास, इत्तफाकन मैं किसी मीटिंग में उनके साथ कमरे में बैठा था, उन्होंने कहा बैठे रहो। जब उनकी कॉल आई तो मेरे सामने उनकी बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट की हुई थी और खान साहब ने उनको भी ये कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे जंग बंदी में, ठीक है, हम आपकी कोई साथ नहीं देंगे कि फोर्सेस भेजेंगे या नेटो है, जो भी हो। एक इंटरनेशनल प्रेशर था जो कि खान साहब की हमेशा पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को किसी की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं जैदी साहब, आप एक बात समझ नहीं आ रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात खत्म होने दें, वो कहना क्या है, आप यानी कहना क्या चाहते हैं। और उसके 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाजवा साहब एक तकरीर में बैठे थे और बाजवा साहब ने तकरीर में बैठ के उसकी बिल्कुल बरक्स बात, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी उसके बिल्कुल बरक्स बात की। तो देयरफॉर ये अगर आपने रियली कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहना है तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं। अच्छा जैद साहब, ये पॉइंट आपका ये है कि जी वो अलग अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। 2020 के आखिर में अजीत दोवल मिले और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को ये पैगाम दिया इंडियन गवर्नमेंट का कि जी हम मसला कश्मीर समेत मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की थी कि पहले इंडिया मुज़ाकरात पर तैयार ही नहीं होता था। पहले कहता था दहशतगर्दी ख़त्म करो, ये करो। वो मुज़ाकरात क्यों ना हो सके? और जब हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम तिजारत करने जा रहे हैं, तो खान साहब ने बयान दे के वो सारे प्रोसेस को रोक दिया। तो ये क्या वजह थी? इरशाद भाई, अगर आप मुझे सच पूछे, मुझे इसका इल्म नहीं है तो मैं इस पर कमेंट ना करूं तो बेहतर है। अच्छा, लेकिन ज़ादी साहब, मैं पहले आपसे जो पहले आप बात कर रहे थे, जो आप सारा फ्रेम कर रहे थे, यानी इससे क्या मुराद ली जाए? जो अप्रोच खान साहब की कश्मीर पे थी, खान साहब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सके, उन्हें काम करने में कोई रुकावट थी? बहुत सारी चीजों में रुकावट नहीं थी और बहुत सारी चीजों में रुकावट थी। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो एक बात की गई, मैं जरा उसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहूंगा। आरएसएस और इरशाद भाई को मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा इल्म भी है इस बात का, वो हमसे बड़े सीनियर भी हैं।
आरएसएस की आइडियोलॉजी डिराइव ही नाज़ी जर्मनी पे होती है। जी वो उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो उनका न्यूक्लियस है वो बनता ही उसी नाज़ी जर्मनी के थ्योरी के अंदर से निकलता है। तो अगर आरएसएस बनी उसकी है, तो फिर अगर उनको कंपेयर करें मोदी को हिटलर से, तो फर्क क्या है? क्योंकि वो तो अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। और अगर ये समझें कि देखें अभी भी अमेरिका के अंदर देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे वो नाज़ी माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, व्हाइट सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है। ऐसा चीजें तब्दील हो रही हैं कि वही अमेरिका है कि आज से 30-40 साल पहले कालों को बस में नहीं चलाने नहीं हो सकते थे और कांग्रेस में नहीं जा सकते थे, तो वो तो काला तो एक अफ्रीकन अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट भी बन गया, यूएस आर्मी चीफ भी बन गया। तो ये चीजें को पैराडाइम शिफ्ट है और टाइम लगता है चीजों को चेंज होने में। इसी तरह जो खान साहब ने नैरेटिव रखा था बीजेपी के बारे में कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की ऑफशूट है और आरएसएस जो है वो नाज़ी माइंडसेट को फॉलो करती है, उसके ऊपर बिल्ड किया था और दुनिया ने उसको समझने की कोशिश की। इसीलिए शायद अजीत डोभाल साहब तो खैर नहीं कहना चाहिए उसको, वो अजीत डोभाल आगे और जनरल फैज से मिला होगा, क्योंकि ग्लोबल एक आवाज उठ रही थी ना उस वक्त कि ये इतना ज्यादा जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में और कश्मीरियों पे, तो हम तो सोशल मीडिया को तो इस्तेमाल करके बता रहे थे। आज तो वहां पे अलाउड ही नहीं है। मैं आज एक क्लिप देख रहा था, वो लोग वहां बेचारे बात करने से डरते हैं, यानी कि इतना सप्रेस्ड है कि उनसे कोई मीडिया वाली खातून एक सवाल पूछ रही थी कि हालात के ऊपर, वो दे वर स्केयर्ड टू टॉक, वो बात करने से डर रहे थे, तो उनको नहीं पता रात को उनको उठा के ले जाए कोई। तो जिसको वो जमहूरियत कह रही है दुनिया, वो उससे बड़ी डिक्टेटरशिप तो है ही नहीं, जिसे कहते हैं सिविलियन डिक्टेटरशिप। हमारे मुल्क में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है उससे। अली ज़ैदी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी जेल भरो, आपका इलाज करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 25 मई को भी लॉन्ग मार्च किया था, उसके बाद भी आपको अर्ली इलेक्शन ना मिला, फिर नवंबर दिसंबर में भी आपने किया, अर्ली इलेक्शन ना मिला, कौमी असम्बली से रिज़ाइन दे दिया, अर्ली इलेक्शन ना मिला, सूबाई असम्बली और पंजाब और KPK की अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी, अर्ली इलेक्शन ना मिला, तो जेल भरों से क्या आपको अर्ली इलेक्शन मिल जाएगा? और आप समझते हैं कि यही तरीका है अर्ली इलेक्शन लेने का? देखें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले सवाल को। पहली बात ये पहले क्लैरिटी ले ले कि ये जो हमारी जिद्दोजहद है ना, ये पावर स्ट्रगल नहीं है। अगर ये पावर स्ट्रगल होती तो ना हमने नेशनल असेंबलियों से इस्तीफे देने थे, ना KPK में जहां हमारी 2/3 मेजॉरिटी है और अनक्वेश्चनेबल सॉर्ट ऑफ वो हमने छोड़ना था, ना 15 या 17 सीटें जीतने के बाद पंजाब में जब हमने अपनी हुकूमत बना ली, ना हमने वो छोड़नी थी और वहां भी हमारी हुकूमत चलती रहती है इलेक्शन तक। ये पाकिस्तान की बैटल है। अगर करना होता तो ये सारी चीजें नहीं करते। अगर पावर की बैटल होती, देखिए पाकिस्तान को जिस तरफ ये ले गए हैं और जो उनको समझ कोई नहीं आ रही है, जिस तरह ये ले जा रहे हैं, जितना आप इलेक्शंस को डिले करेंगे उतना पाकिस्तान दलदल में धंसता चला जाएगा। मैं कल कुछ बड़े फाइनेंशियल गुरुज यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप लोगों के साथ कुछ इत्तफाकन मेरा एक यहाँ मैं बैठा था दोपहर में आधे पौने घंटे के लिए, तो मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि इकोनॉमिक हालात क्या है पाकिस्तान के। न्यूट्रल है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, यानी कि वो तनकीद भी कर लेंगे आप पे। और वो जो हमें बता रहे थे, और बड़े नाम है पाकिस्तान के, आई डोंट थिंक आई शुड डिस्क्लोज इट, वो जो मुझे बता रहे थे और जो कि आपके पास अगर 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते में, उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया कि हम करेंगे नहीं, अब डिफॉल्ट कर चुके हैं। जब आपकी LC डिस्काउंट नहीं होती, जब आप खोल नहीं सकते, माल नहीं मंगा सक रहे, जब आपके पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर जमा है, जब आपके तेल के जहाज बाहर खड़े पेमेंट नहीं कर सक रहे, आप डिफॉल्ट में हैं। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप उस पोजीशन में आ जाएंगे जहां खुदा ना खास्ता यहाँ पे राइट्स वो वाले शुरू हो जाएं पेट्रोल के ऊपर और तेल के ऊपर, और पहले पंजाब और KPK में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो हमारे पास आता है ना, हमारा तो पोर्ट से पहले यहाँ तेल आता है, ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगता है। तो हम उस नहज पे बिल्कुल पहुंच गए। इनका जवाब क्या है? अब आ जाए आपके दूसरे सवाल की तरफ, जेल भरो की तरफ। इस पूरे इशू को हैंडल करने का तरीका, इनका तरीका क्या है? इमरान खान पे केस बना लो, फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लो, शेख रशीद को अरेस्ट कर लो, हम पे सारी लीडरशिप के ऊपर FIR काट दो। यानी कि मैं अब 3 दहशतगर्दी की FIR निपट रहा हूँ, 3 ATC कोर्ट में बेल लेता हूँ जाके हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई केस लगा होता है।
ये इनका रिप्लाई है। अगर ये रिप्लाई इन्होंने कर रहा है, ये इनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है, और या ये इनकी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की मईशत ठीक करे कि तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा बर्डन डाल दें और केसेस बना दें और अरेस्ट कर लें, पाकिस्तान इससे ठीक नहीं होने लग गया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, कोई भी तारीख के अंदर दो चीजें कभी भी किसी मुल्क को या किसी कौम को आगे नहीं लेके गई। एक कि जब कौम और लीडरशिप में गैप आ जाए, यानी कि फिरौन के जब आवाम खड़ी हो गई, फिरौन गिर गया। जब लोग फिरौन के खिलाफ खड़े हो गए, उससे ताकतवर कोई नहीं है। ये अलीज़ादे साहब, अलीज़ादे साहब, मेरी बात, मेरी आखिरी टाइम। जी जी, नंबर 2 सर, नंबर 2 जी, ईगो पे और एरोगेंस पे, यानी कि गुरूर पे और एक जो फेक प्राइड होती है ना अपने आप, ये एरोगेंस जिसे कहते हैं, उसके ऊपर अना पे। और अगर आप फैसले करेंगे गुरूर में और अना में, कभी भी आप फैसला ठीक नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो आप फिर फैसला करते हैं बदले का। जी, बदला लेने से या किसी को दबाने से, सप्रेस करने से नहीं इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लगी। ये लोग इधर मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी, आप जरा हाल देखें ना, कोई इस मुल्क में रहने नहीं चाहता। जो आपका यंग माइंड ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे ऑल वांट टू लीव। अलीज़ादे साहब, तो वो थे ना, बाहर से आए थे, 15-15 साल गुजार के। अलीज़ादे साहब, जा रहे हैं। अलीज़ादे साहब, आपके मुखालिफिन ख़ासतौर मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि एक तो आपकी पार्टी जो है वो मुज़ाहमती पार्टी नहीं है, दूसरा आप मुबालगा आराई बहुत करते हैं। आपने कहा 20 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, 40 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाते। ये जेल भरों के लिए अब 4 लाख या 2 लाख वर्कर क्या तैयार होंगे जेल में जाने के लिए, या ये भी ऐसे होगा 1-2 दिन 3 दिन के बाद थाने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, जेल वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके पास वर्कर नहीं होंगे? लेकिन अब ये तो सब्जेक्टिव डिस्कशन है इरशाद भाई। आपने हमारे जलसे देखे हैं और आपको बखूबी इल्म है, और दुनिया ने देखा। वो तो एहसन, वो जो उनकी कौन से वो रशीद, वो जो कुर्सियां गिनने वाले जो बड़े मशहूर थे, परवेज रशीद साहब, जो कुर्सियां गिनते थे, उनकी शायद गिनती खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने गिनती गिरनी खत्म कर दी। इतने बड़े बड़े हमने जलसे किए हैं पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान के जलसों में जो आखिरी किया था, जहाँ पे खान साहब आए थे, पिंडी के अंदर जो हुआ था, उसका भी कोई साइज देख ले तो वो तो ड्रोन फुटेजेस है, वो सब देख के समझ आ जाएगी दुनिया कितनी निकल रही है। तो ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है। सही है। तो ये वो नहीं,